हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 3 जिसका शीर्षक है मौलिक अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये ऐसे अधिकार है, इनके अभाव में व्यक्ति का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु तो मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। तो मौलिक अधिकार कब और कहाँ से आए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो ब्रिटेन में किंग जॉन हुए, उनसे वहाँ की जनता ने मौलिक अधिकार लेने के लिए आंदोलन किया। तो विवश होकर उन्होंने 1215 में एक जो अधिकार पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। तो उस अधिकार पत्र को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में जो लुई 16वें थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से अब आते हैं अपने भारत की संदर्भ में बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो बीजी तिलक थे, उन्होंने 1916 में एक नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इस तरीके से फिर नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, उन्होंने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, उसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग होती है। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता। अंततः जो संविधान सभा गठित होती, संविधान सभा में गठित होने के बाद मौलिक अधिकारों के लिए कमेटियां गठित होती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे मौलिक अधिकार कमेटी के अध्यक्ष थे, और जो उपसमिति बनी मौलिक अधिकारों की उसके अध्यक्ष जी.वी. कृपलानी थे। इस तरीके से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं, और इनको भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं मूल अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान में, वो 12 से लेकर 35 अनुच्छेदों के मध्य है। तो अब अनुच्छेद 12 में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरीके से प्रयोग किए जाएंगे, तो इसका उल्लेख यहाँ पे होगा कि यही जो है किस तरीके से उसमें दखलंदाजी होगी राज्य के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा, तब हमें मौलिक अधिकारों का लाभ मिलेगा। तो आइए बात करें। राज्य के अंतर्गत नंबर 1 भारत सरकार, तथा संसद। दूसरा राज्य सरकारें, तथा विधानमंडल।
तीसरा स्थानीय प्राधिकारी, चौथा अन्य प्राधिकारी, तो स्थानीय प्राधिकारियों में नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, और अन्य प्राधिकारियों में जीवन बीमा निगम, रेलवे बोर्ड, ओएनजीसी, भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय, ऐसे जो संस्थाएं हैं जो राज्य के लिए कार्य करती हैं और इन्हें जो आदेश और उपविध बनाने का अधिकार भी है। तो इस तरीके की ये राज्य को परिभाषित करती हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वो ऐसी विधि नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण हो रहा हो या उनको छीना जा रहा हो। अगर इस तरीके का कृत्य होता है तो उसकी संवैधानिकता की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और ऐसी असंगति पाई जाती है तो वह उसको शून्य घोषित कर देगा, निष्प्रभावी कर देगा। तो इस तरीके से जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इस तरीके से ये एक प्रहरी की भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि जब हमारा संविधान जो लागू हुआ, मूल संविधान कहें उसे, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कौन कौन से? समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से ये अधिकार थे। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। समता का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं। तो किस प्रकार समता या समानता है? जो व्यक्ति है, व्यक्ति से आशय एक व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है और एक व्यक्तियों के वर्ग से भी हो सकता है। तो उसमें भी भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, इसको भी समझ लेना चाहिए। तो जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनसे विदेशी भी अछूते नहीं हैं और भारतीय भी अछूते नहीं हैं। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीयों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से वो अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं और विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं? तो बड़ी आसानी से आप जान लीजिए। 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो इनके अंतर्गत जो अधिकार हैं वो
विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और जितने बाकी रह जाते हैं वो दोनों को प्राप्त हैं। तो कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16 याद रखिएगा, 19 और 29 का हो गया, फिर 30 आ गया, आराम से याद हो गया। अब समता के अधिकार के अंतर्गत 5 आते हैं। विधि के समक्ष समानता, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी पद पर काम कर रहा हो, चाहे वो कृषि में काम कर रहा हो, जो कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। तो इस बात का जो उल्लेख है अनुच्छेद 14 में प्रावधानित किया गया है। अब जो अपना अनुच्छेद 15 है वो किस प्रकार की जो है अधिकारों को हमें प्रदान करता है? धर्म, वंश, जाति और लिंग और जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब जो बात आती है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो जितनी भी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें व्यक्ति की योग्यता के आधार पर ही उनकी प्राप्ति संभव है, न कि किसी जात विशेष को उसका लाभ मिले कि आप अमुक जात से हैं इसलिए आप इसमें पद का कार्य नहीं कर सकते हैं, जो भी पद है उस पर कार्य नहीं कर सकते। इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि इस तरीके की कोई भी अवधारणा नहीं होनी चाहिए। अब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। जो अस्पृश्यता शब्द है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अस्पृश्यता से आशय जो अछूत वर्ग जो समझते हैं, जो निम्न कोटि के लोग हैं, एक मनुष्य की मानवीय धारणा ना होकर एक अपने को श्रेष्ठ समझने की जो बात है कि हम अमुक व्यक्ति से अच्छे हैं, हमारा स्कूल में जन्म हुआ है तो ये हमसे निकृष्ट है और हम सर्वोत्कृष्ट हैं। तो ये जो भावना ही अस्पृश्यता को जन्म देती है। वैसे कोई ये नहीं है कि क्या अपने विचारधारा ही है मनुष्य की केवल कि किसको हम दूर रखें अपने उससे। ये जो विचार है बड़े ही गलत हैं। तो इनको संविधान के द्वारा सभी लोगों को समान रूप से, जब मान लीजिए सब एक ही है, पूरा भारत एक है तो हम सब भारतीय हैं, उसमें दूसरी बात कहाँ से आ गई। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत होता है। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है, अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसको दंड मिलेगा। अब चाहे व्यक्ति विशेष करे चाहे राज्य करे, न्याय दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय करेंगे। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 कहता है जो पूर्व में जो उपाधियां दी जाती थी, राजा, महाराजा, राय बहादुर, दीवान बहादुर, सर जैसी उपाधियां थी जो उनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सभी समान है। तो फिर राजा महाराजा वाला ये चक्कर कहाँ से आ गया। तो ये जो असंगति थी समाज में उनको दूर करने के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब विधा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में इस तरीके के जो सम्मान दिए जाते हैं तो उन्हें उपाधि कहिए या पुरस्कार कहिए या सम्मान कहिए। तो विधा के क्षेत्र में टीलेट हो गया, आपका पीएचडी वाले हो गए,
और सैन्य क्षेत्र में महावीर चक्र, परमवीर चक्र, इस तरीके से, और जो पुरस्कार अपना भारत रत्न जैसे, इन पुरस्कार या सम्मानों को, चाहे कुछ भी कहो, देते समय पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री ऐसी उपाधियां जो हैं, ये व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के आधार पर प्रदान की जाती हैं, और इनको वो अपने नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते। जैसे कि कोई लिख देता है कि फलाने अमुक व्यक्ति भारत रत्न, तो इस तरीके का जो कृत्य है वो करना गलत है। इसके लिए ऐसा करने वाले को दंडित भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा समता का अधिकार। समता के अधिकार में 5 अनुच्छेद आए, उनके बारे में चर्चा किए, और अगले एपिसोड में नए अधिकार के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, पढ़ते रहो।